नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया आस्था इसका ऑफिशियल पेज और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आस्था इसके निर्देशक आर कुमार सर बैठे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि देश विदेश में क्या कुछ चल रहा है। लगातार यूएस डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार टैरिफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, इस तमाम विषय की जानकारी हम लेंगे सर से। और उससे पहले सर, बहुत स्वागत है आपका आस्था इसका ऑफिशियल पेज पे। धन्यवाद सर। चूँकि आपने काफ़ी लंबा शिक्षण जगत का अनुभव ले रखा है, आपने अंतर्राष्ट्रीय समझ का या अर्थव्यवस्था का हो, दोनों पे गहरी समझ आप रखते हैं। लेकिन सर, हम लोग देख रहे हैं कि लगातार एक विषय जो है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, यूएस टैरिफ पॉलिसी। 1 अगस्त से 25% टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा पूरे ग्लोबल लेवल पे एक इकोनॉमिक वार स्टार्ट किया गया है। इसको टैरिफ वार के रूप में कहा जा रहा है, देखा जा रहा है। और इसके पीछे का उनका स्लोगन है अमेरिका फर्स्ट, और उसके लिए उनके पास मोटिवेशन है कि अमेरिका ग्रेट अगेन। तो निश्चित रूप से ये ग्लोबलाइजेशन के, जो पूरे ग्लोबलाइजेशन की दिशा में विश्व आगे की तरफ बढ़ रहा था, मिलजुल करके आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके एकदम ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का। और अमेरिका में भी जो डेमोक्रेट्स हैं या बड़ी संख्या में रिपब्लिकन हैं, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के इस तरह के अप्रोच को अच्छा नहीं मान रहे हैं। हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, हमारे जो सनातन धर्म का या भारतीय जो संस्कृति में जो हमारे विचारधाराएं हैं, उससे तो बिल्कुल ही उल्टा है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि आप दान देने को सबसे अच्छा माना जाता है, और यहाँ तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, जो टैरिफ जो इंडिया पे इम्पोज करने की बात उन्होंने करी है 1 अगस्त से, वो तो एक तरह से कहा जाए कि घोर वैमनस्य और आर्बिट्ररी है ये, और ये अच्छा नहीं है। इससे अमेरिका का इमेज नहीं अच्छा। अमेरिका के पास हो सकता है कि 1-8 ट्रिलियन पैसे अधिक चले जाएं, उनके पास कलेक्शन, जो कस्टम ड्यूटी के रूप में जो कलेक्शन उनका होता है वो बढ़ जाए, लेकिन इसके मल्टीपल चैलेंजेज अमेरिका के लिए भी हैं और मल्टीपल चैलेंजेज इंडिया के लिए भी हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि भारत के लिए ये कैसे चैलेंजिंग है, भारत के लिए कैसे चुनौतीपूर्ण है? दोनों पार्ट मैंने जैसे बताया कि ये इंडिया के लिए तो चैलेंजिंग है ही, अमेरिका के लिए भी चैलेंजिंग है, अमेरिका के लोगों के लिए भी चैलेंजिंग है, और वो उसका कष्ट झेलना स्टार्ट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस एडवेंचरस अप्रोच के कारण। पहले इंडिया की बात, पहले जो है क्या है चीज़, ये 1 अगस्त से क्या आने जा रहा है, मैं उसकी अगर बात करूं तो 1 अगस्त से 3 तरह के टैरिफ इंडिया पर इम्पोज होने जा रहे हैं। अदर देन, एक तो 10% का बेसिक है, जो WTO के अकॉर्डिंग है। WTO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 10% से ज़्यादा टैरिफ नहीं हो सकता, तो वो 10% का जो बेसिक है वो तो है। उसके ऊपर वो 25% का और एक्स्ट्रा, जो भारत के साथ जो भी नेगोशिएशंस है वो सेटल्ड नहीं हुआ है, इस कारण से 25% का इम्पोज करने जा रहे हैं। और तीसरा एक, चूंकि इंडिया रसिया से बड़े पैमाने पे ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, रिफाइन करके उसको बेचता है, अमेरिका इसके अगेंस्ट है। और ये एक तरह से कहा जाए कि ये डुअलिटी भी है यूरोप का और अमेरिका का जी। तो इसमें जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो डुअलिटी है कि आप खुद रसिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, और इंडिया के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि हम रसिया से पूरी तरह से, तो उसके लिए अमेरिका जो ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करता है, उसको विरोध करने के लिए या उसके लिए एक पनिशेबल एक्शन के रूप में 100% का और एक टैरिफ। तो कहा जाए कि एग्जिस्टिंग जो इंडिया और यूएस के बीच में, इंडिया से जो कुछ भी एक्सपोर्ट किया जाता है यूएस में, उसके ऊपर 1 अगस्त से 10% प्लस 25% प्लस 100% का टैरिफ हो जाएगा। और निश्चित रूप से इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होगा अमेरिका में वो महंगा हो जाएगा। तो इंडिया से एक्सपोर्ट जब महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली इंडिया के जो गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं वो अमेरिकी मार्केट में उनका कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा। अमेरिकी लोगों के लिए इसका नुकसान ये होगा कि उनको जो चीज़ इंडिया से जो एक्सपोर्ट वहाँ होता है, उसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेक्सटाइल हैं, उसमें जेम्स ज्वेलरीज हैं, उसमें और भी कई तरह के एक्सेसरीज हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, वो सारे इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो सारा का सारा वहाँ के यूज वाली चीज़ें होती हैं। अगर वो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करेगा या इंडिया एक्सपोर्ट किया और उसके ऊपर ये इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाएंगे तो उसके रेट अमेरिकन लोगों के लिए भी बढ़ जाएंगे।
और अमेरिकन लोगों के लिए बढ़ जाएंगे। और आपको अगर अमेरिका की जानकारी अगर हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनके पास सेविंग बहुत कम होता है, वो बड़े कम पर लाइफ जीते हैं क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी स्थिति में जिस बास्केट को यूज करते हैं उस बास्केट के कमोडिटीज एंड सर्विसेज का रेट अगर बढ़ जाता है तो स्वाभाविक रूप से उनके यहाँ उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और इस तरह के टैरिफ लगने से हमें लग रहा है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन प्रेशर भी बढ़ेगा और उसका फिर और जो इकोनॉमिक कैस्केडिंग इम्पैक्ट है वो अमेरिकन लोगों के लिए होगा। तो अमेरिकन सिटीजन के लिए तो बहुत फ्रूटफुल पॉलिसी नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल फ्रूटफुल पॉलिसी नहीं है ये अमेरिकन लोगों के लिए। और वो आने लगा है, ऑलरेडी विजिबल है वो कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। और प्लस जो भी वहाँ पे जो मल्टी कमोडिटी जो मॉल होते हैं उसके अंदर में जो भी सामान रखा हुआ है जो अन्य देशों से इंपोर्ट करके जो वहाँ पे स्टोर में रखा जाता है और अमेरिकन उसको खरीदते हैं, उनके प्राइस एकदम से उसमें शार्प इंक्रीज हुआ है। तो ये तो अमेरिकन के लिए था। इंडिया के साथ जाएंगे तो इंडिया के लिए, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया के लिए किस तरह से चैलेंजिंग है, किस तरह से निगेटिव है, तो एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आगे थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, पॉजिटिव ट्रेडिंग पार्टनर है। पॉजिटिव ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब ये हुआ कि जैसे इस बार की बात करें तो अमेरिका के साथ जो भारत का जो टोटल मर्केंडाइल, दो तरह के ट्रेड होते हैं, एक होता है गुड्स का, दूसरा होता है सर्विसेज का। तो गुड्स की बात करें तो 131 बिलियन यूएस डॉलर का है और उसमें करीब 86 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया एक्सपोर्ट करता है और 41 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जो लमसम है तो हमारा 45 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का हमारा ऑलमोस्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में है चाइना अमेरिका के साथ। वही चाइना के साथ जाते हैं तो चाइना के साथ जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम है 127 बिलियन यूएस डॉलर का है और उसमें इंडिया ह्यूज निगेटिव है, ऑलमोस्ट 99 बिलियन यूएस डॉलर से निगेटिव है। तो चाइना के मामले में अगर मान लीजिए हमारा रिलेशन डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा हमारे ऊपर, लेकिन अमेरिका के साथ अगर रिलेशन डिस्टर्ब होता है तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि हम ऑलमोस्ट 87 माने 85 टू 90 बिलियन यूएस डॉलर का हम गुड्स का केवल एक्सपोर्ट करते हैं उनको। और उसी तरह से जाएंगे सर्विसेज में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन सर्विसेज में ज़्यादा नहीं है। सर्विसेज में हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं करीब 45 बिलियन यूएस डॉलर का, तो हम उधर से उनसे माने हम उनको देते हैं तो हम उनसे खरीद भी लेते हैं उतना। 3 बिलियन यूएस डॉलर का पॉजिटिव है इंडिया के फेवर में। तो ओवरऑल जाएंगे तो अराउंड 50 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इतना जब टैरिफ लग जाएगा तो उसका नुकसान ये होगा कि हमारे यहाँ, और हमने क्या कहा कि हम यहाँ से अमेरिका से हम क्या मंगाते हैं, अमेरिका से हम जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है तो तेजस एयरक्राफ्ट के लिए हम G414 इंजन मंगाएंगे, तो हम इस तरह से कुछ और डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगाएंगे तो उनका उसका मास पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, अमेरिकी इकोनॉमी पे नहीं पड़ेगा। अगर हम अपने यहाँ टैरिफ बढ़ा भी देते हैं तो ये हमारी ज़रूरतें हैं जी, ठीक है, अपने डिफेंस प्रिपरेशन के लिए। लेकिन हमारे यहाँ से जो उनके यहाँ जाता है अगर वो रुकता है तो आप सोच के देखिए क्या उनके सिटीजन पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे यहाँ भी जो प्रोडक्शन है फार्मास्यूटिकल्स के, वो सबसे बड़े इंपोर्टर एक तरह से माने जाए, टेक्सटाइल में जाते हैं, तो हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इंडिया में कहा जा रहा है कि अमेरिका से अगर बातचीत सेटल नहीं हो पाता है, जो एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत चल रही है, अगर वो सेटल नहीं होता है तो हमारे जीडीपी के ऊपर ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास का इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो कम हो सकता है। और बात यहीं तक नहीं रुक रहा है, बात यहाँ तक ये बात और आगे जाके ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक राजा की तरह एक ऑटोक्रेटिक अप्रोच है और ऑटोक्रेट की तरह बिहेव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो रिलेशन है, जो इंडिया के बड़े मेहनत के बाद वो इंडिया और अमेरिका के साथ के रिलेशन स्ट्रेट लाइन हुए थे और पाकिस्तान साइडलाइन हुआ था, अब वो पाकिस्तान को यूज करके इंडिया के साथ बार्गेन करना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे लाइन पे नहीं आते हैं तो हम पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे। वो ज़्यादा पॉसिबल है नहीं। तो वो क्या भारत सर इसके लिए, सर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान को यूज करके भारत के साथ बार्गेन कर रहे हैं? नहीं कर पाएंगे। क्या भारत इस पॉलिसी को समझ रहा है? भारत इसके लिए राजी होगा? एक्चुअली क्या है, वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे। अब पाकिस्तान भी नहीं कर पाएगा। रीज़न उसका ये है कि पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका दोनों में से एक को चुनना होगा, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में जाएंगे तो दोनों ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल इकोनॉमी में आने वाले दिनों में चाइना और अमेरिका दोनों एक दूसरे के अपोनेंट हैं, दोनों अपोनेंट हैं।
तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिका और चाइना दोनों के साथ रिलेशन बिल्डअप कर बैलेंस ऑफ रिलेशन बना सके। और अमेरिका के लिए पाकिस्तान किसी काम का नहीं है, स्पेशली फॉर चाइना के अगेंस्ट। अफगानिस्तान में था, अदरवाइज जियोपॉलिटिकल जो इंपॉर्टेंस था उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन यहाँ के लिए चाइना के अगेंस्ट इंडिया ही उसका पार्टनर हो सकता है। और क्वाड और ये सब बातें, तो हमारे साथ जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ थोड़े नरमी गर्मी का रिलेशन चल रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इंडिया के डिमांड पर उन्होंने TRF को, ठीक है, उन्होंने एक तरह से बैन किया और ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उन्होंने उसको, और जैसे ही अमेरिका ने किया तो फिर बाकी देशों में भी, UN का भी जो आज एक लिस्ट आया, एक रिपोर्ट आया है, उसमें TRF को, पहलगाम के ऊपर UN का जो रिपोर्ट आया है उसमें TRF को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसमें शो किया गया है। तो वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ वो लव एंड हेट वाला रिलेशन चल रहा है। देखते हैं कि भारत में जो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे मालदीव के साथ हमने बहुत तनातनी का रिलेशन था, लेकिन अभी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ से लौट के आए हैं, हमने रिलेशन को सेटल कर लिया है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और S जयशंकर जी जो काफ़ी एक्सपीरियंसड है, पीयूष गोयल जी इंडिया के वो है जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, तो ये लोग मिल करके अमेरिका के साथ ये बहुत अधिक दिन तक तनाव नहीं जाने देंगे। लेकिन अभी इमीडिएट तो मैं यही बताऊं, लाइटर नोट में एक बताऊं आपको कि ये जो कुछ भी होने जा रहा है कल से, उसका सीधा शेयर बाजार पे इम्पैक्ट पड़ा है। और जो भी शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो इमीडिएट लॉस तो हुआ इस अमेरिकी राष्ट्रपति के ये जो डिसीजन, टैरिफ रेज करने का जो डिसीजन है उससे। सर, आपने बताया कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन क्या ये इंडिया के लिए अवसर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल। अब जैसे भारत का एक, मैं अपने जैसे क्लास में जब जाता हूँ तो साइंस टेक्नोलॉजी वाले क्लास में मैंने देखा है, बार बार बच्चों को बताता भी हूँ कि इंडिया हमेशा जो भी ग्लोबल चैलेंजेज होते हैं या इंटरनल चैलेंजेज होते हैं, तो उस चुनौती में इंडिया अपने लिए अवसर निकाल लेता है। एग्जाम्पल के रूप में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया आज की डेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सुपर पावर है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से, अपने घरेलू तकनीक से हमने परमाणु बम बना रखा है, हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी, सारा मिसाइल डेवलप कर रखा है और बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड के सब बना रखा है हमने। तो इंडिया साइंस सॉफ्टवेयर में हम हैं, हम वैक्सीन के में हैं, हमारे पास सुपर कंप्यूटर जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर हैं उसमें के सुपर कंप्यूटर हमारे पास हैं। हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, हम UPI को अगर देखें, टेली डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विश्व के सबसे ज़्यादा इंटरनेट संख्या की दृष्टि से जाएंगे तो यूज करने वाले देशों में से चाइना और इंडिया है, संख्या की दृष्टि से देखें तो हम टेक्नोलॉजी में तो। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का भी, टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ इंडिया का रहा है ये भी बहुत स्मूथ नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए स्मूथ नहीं रहा है कि आप देखेंगे ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं कि जब ग्लोबल कोऑपरेशन की बारी आई तो उन देशों ने भारत को एक तो पहले फर्स्ट फेज में सीधे सीधे मना कर दिया। जैसे 1980 में इंडिया ने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर डिमांड किया था। अमेरिका ने क्या किया कि जो इंडिया ने मांगा क्रेक्स सुपर कंप्यूटर, और उन्होंने हमें XMP14 एक बहुत कम पावर का सुपर कंप्यूटर हमें दे दिया। परिणाम इसका ये हुआ कि उसके बाद अब इंडिया को लग गया कि सुपर कंप्यूटर हमें बाहर से नहीं मिल सकता, तो हमने क्या किया अपने घरेलू लेवल पे, और आज के डेट में जाएंगे तो इंडिया के 20 संस्थाएं हैं जिनके पास ग्लोबल स्टैंडर्ड के सुपर कंप्यूटर हैं। एक और एग्जांपल, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो GSLV होता है उसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है जी। अमेरिका के दबाव में रसिया ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन का जो इतिहास है वो भी इसी तरह से आगे पीछे का है। मिसाइल टेक्नोलॉजी हमें मिल नहीं सकता था, 300 किलोमीटर से हमारे MTCR एक एग्रीमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग 300 किलोमीटर से ज़्यादा और 500 kg से अधिक वारहेड्स वाला मिसाइल हमें मिल नहीं सकता था। हमें पता था कि हमें नहीं मिलेगा। तो सोच के देखिए, हमने पूरा PATNA जो कहा जाता है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ब्रह्मोस, सागरिका, हमने ढेर सारे मिसाइल बना के रखा था क्योंकि हमें पता था कि हमें मिल नहीं सकता था। खैर, ये सब एग्जाम्पल का उद्देश्य क्या है, ये एग्जाम्पल हमने क्यों दिया कि भारत के पास वो कैपेबिलिटी है कि हम अपनी चुनौतियों से और चुनौतियों में अवसर निकालते हैं। चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। आ जाइए इसी इकोनॉमी के टर्म में आ जाइए। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा है हमारे ऊपर, हम इसमें से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन के आएगा। कैसे अवसर बन के? दो बातों की दृष्टि से। एक, हमारा डोमेस्टिक मार्केट विश्व का सबसे बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है और इमर्जिंग मार्केट है। हम चाइना की बात नहीं कर रहे, चाइना अब सेचुरेट हो चुका है। हमारा जो मार्केट है वो 145-46
145 करोड़ लोग हमारे देश में हैं। हम चाइना से भी आगे जा चुके हैं जनसंख्या की दृष्टि से, और ये जो जनसंख्या है उसमें तेजी से वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इनका हो रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, ये जागरूक हो रहे हैं, और ये एस्पिरेशनल जनसंख्या है, आकांक्षी जनसंख्या है, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए दिन रात लगी हुई है। तो जीवन को जब बेहतर करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं तो ये डिमांड करते हैं, ये कंजम्पशन डिमांड करते हैं ये, और डिमांड करते हैं तो हमारा घरेलू बाजार ही इतना बड़ा है कि जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, अगर अमेरिका में किसी कारण से अगर वो नहीं जाता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमारे देश के अंदर ही कंपनियों को घरेलू मार्केट को प्रमोट करने के लिए उनको थोड़े और मेहनत करने पड़ेंगे, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होगा। एक दूसरी बात है, कई बार इंडिया क्या करता है कि हमारे यहाँ का एक नेचर भी है कि जहाँ से हम सेटल्ड हैं वहीं सेटल्ड रहते हैं। आप देखेंगे कि जब अमेरिका से डिस्टर्ब होने लगा रिलेशन हमारा, डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर, बिल्कुल आर्बिट्ररी बिहेवियर जब दिखने लगा, तो आपने देखा होगा कि इंडिया ने बड़े पैमाने पे अन्य देशों के साथ अपने ट्रेड, डाइवर्सिफिकेशन इन ट्रेड, जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं उसमें इंडिया डाइवर्सिफिकेशन के लिए बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। और अभी आपने देखा कि ब्रिटेन के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, अन्य कई देशों के साथ, और निश्चित रूप से अन्य देश भी, इवन चाइना के साथ भी इंडिया ने अपने रिलेशन को इम्प्रूव किया है, इकोनॉमिक रिलेशन को इम्प्रूव किया है। कि अमेरिका से इसी तरह से अगर चैलेंजेस आए तो ये हमारे लिए ही नहीं, विश्व के अन्य देशों के लिए भी एक अवसर होगा कि आप अमेरिका से अपने रिलेशन को, जो भी डिपेंडेंसी है उसको कम करिए, और अन्य देशों के साथ अपने जो ट्रेड रिलेशन है उसको डाइवर्सिफाई करिए। और इस तरीके से भारत के लिए एक अवसर हो सकता है। ये हमारी जो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम होगी, और बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। हम 45, अगर वो मान लीजिए हम 85 बिलियन यूएस डॉलर का उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनसे हम 45 के आसपास 41 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट भी करते हैं। अगर आप हमारा नहीं लेंगे तो हम भी आपका नहीं लेंगे, तो ये 45 बिलियन यूएस डॉलर का जो सरप्लस है उसको अदरवाइज मैनेज करना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। इसलिए सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि अमेरिका, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन का पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, चूंकि ये सब चीज़ का वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इन चीज़ों के लिए हम अपना दरवाज़ा खोल दें। एक दूसरी इसमें सबसे बड़ी इमोशनल दिक्कत इस बात की है कि आप देखेंगे कि वो जो अपने यहाँ जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, उनको वो नॉनवेज चारा खिलाते हैं। नॉनवेज चारा खिलाने का पर्पस उनका ये होता है कि वो जो जानवर हैं वो जानवर ज़्यादा हेल्दी हो जाएं और अधिक से अधिक दूध दें। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो पशुओं को वेजिटेरियन चारा खिलाया जाता है, माने वो ब्लड से रिलेटेड या मीट मांस वगैरह का उस तरीके से कुछ कुछ अपना पैकेज बना के वो पशुओं को खिलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सब्जी की तुलना में चिकन तो अच्छा लगता ही है खाने में, जो अगर दोनों को एक सामने रख दिया जाए और ये ना बताया जाए कि ये चिकन है, तो खाने पे तो अच्छा लगता ही है कई बार। तो उसी तरह से ये जो मवेशी हैं सारे वेजिटेरियन हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया है कि उस चारे को नॉनवेज उसमें शामिल कर लिया है। जो वहाँ बुचड़खाने होते हैं उनसे जो कुछ भी वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को उन्होंने चारे में मिला करके और वो खिला रहे हैं वो। और उसको खिलाने से क्या होता है कि उनके जो पशु हैं वो जल्दी हेल्दी हो जाते हैं, अधिक दूध देते हैं, और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स भी उनके, और वो चीज़ वो चाह रहे हैं कि इंडिया में बेचें। अब इंडिया कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि ये जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन ले रखा है, जब बातचीत ऑलरेडी चल रही है तो एक्शन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ले रखा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो शायद बार्गेन करना चाह रहे हैं और अमेरिका के साथ, और ऐसा कई जगहों पे वो सफल रहे, कई देशों के साथ सफल रहे हैं कि जो थाईलैंड से, वियतनाम से जो उनके यहाँ एक्सपोर्ट होगा उसके ऊपर 25% और अमेरिका से जो इन देशों में होगा उस पर 0%। ये तो भिखारियों से भी बड़ा भिखारी वाला, माने थोड़ी जैसे कहा जाए एक र्यूड बिहेवियर। अमेरिका जैसे बड़े देश, शक्तिशाली देश को, जहाँ के जो बड़े पैमाने पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप देखेंगे बिल गेट्स हैं या अदरवाइज सब लोग चैरिटी के लिए इतने बड़े पैमाने पे बिलियंस खर्च करते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं किस तरह का बिजनेसमैन है और किस तरह का प्रेसिडेंट है, जो कि अपनी इतनी अमीरी के बाद वो गरीब देशों में 0% पे अपना सामान बेचना चाहता है, और उन देशों से जो सामान आएगा उसके ऊपर 25%, 100%, 150% का टैरिफ लगाना चाह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ग्लोबल रूप से अपडेट देने के लिए। इन तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हम आप लोग से जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए विश्राम। बहुत धन्यवाद।